1000 रुपए खर्चो तो 15 मिनट में बन जाता है ई पास। साउथ अनारकली के एक साइबर कैफे में स्टिंग ऑपरेशन। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने किया बड़ा खुलासा। घर पर मनाया गया ईद का त्योहार। घरों में ही की गई नमाज अदा। नियमों का पालन कर मनाई गई ईद। कोरोना ने लगाया व्यापार पर ग्रहण। व्यापारी 2 साल से परेशान। व्यापार पड़ा है ठप। कोरोना ने खत्म की बाजारों की रौनक। कर्मचारियों का ईडीएमसी पर आरोप। शमशान घाटों पर लगाई गई ड्यूटी, नहीं दिया गया जरूरी सामान। कमर तोड़ महंगाई से लोग परेशान। नारियल ने भी बदले तेवर। महंगी हुई हरी सब्जियां। नमस्कार, स्वागत है आपका सीसीएन में। मैं हूं वंदना कश्यप के अंत और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बीजेपी के पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने एक स्टिंग किया है। इस स्टिंग में सामने आया है कि जमाखोरी जो है वो अभी भी लॉकडाउन में सख्ती होने के बाद भी जारी है। आपको बता दें कि ई पास के लिए ये सख्ती नहीं नजर आ रही है। ई पास जो है वो धड़ल्ले से साइबर कैफे में बनाए जा रहे हैं, जिसका खुलासा श्याम सुंदर अग्रवाल ने इस वीडियो के माध्यम से किया है। आपको बता दें ये स्टिंग वीडियो है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इसकी जानकारी देते हुए आपको बता दें कि लॉकडाउन में सख्ती के भले ही कितने ही दावे क्यों ना किए जा रहे हों, लेकिन यमुना पार में ई पास बनाने के नाम पर रिश्वतखोरी का धंधा जोरों पर चल रहा है। साइबर कैफे वाले ई पास बनवाने के लिए मोटी रकम हासिल कर रहे हैं, जबकि जो लोग वास्तव में ई पास बनवाना चाहते हैं उन्हें भटकना पड़ रहा है। इस बारे में रघुवरपुरा के बीजेपी के निगम पार्षद ने ई पास के इस गोरख धंधे का पर्दाफाश किया है। उन्होंने साउथ अनारकली के एक साइबर कैफे में 1000 रुपए में आसानी से ई पास बनवा लिया है। हैरानी की बात तो ये है कि ई पास बनाने वाला साइबर कैफे का संचालक ये भी दावा कर रहा है कि इस रकम को ऊपर तक पहुंचाया जाता है। निगम पार्षद श्याम सुंदर अग्रवाल ने दिल्ली सरकार के कार्यालयों में ई पास के इस धंधे पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि इस मामले की पूरी जांच होनी चाहिए। ई पास बनवाने के लिए भटक रहे हैं। इस लॉकडाउन के दौरान लगभग 70-80 लोग मेरे पास आए कि हमें ई पास बनवाना है। मैंने कोशिश भी की और मुझे लास्ट में ये कहना पड़ा कि आपके पास किसी डॉक्यूमेंट कम है या डॉक्यूमेंट देने के बाद भी आपका ई पास नहीं बन पाएगा। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं उनके साथ अनारकली एक दुकान पे गया, एक साइबर कैफे में गया और मैंने उनसे बातचीत की। मैं कहा मुझे अपना ई पास बनवाना है। उन्होंने किस लिए बनवाना है? हमने हम लोगों को घर पे राशन पहुंचाया, राशन बांटना है, हमें उसका ई पास बनवाना है। कहते आपको तुरंत चाहिए, आपको 15 मिनट में ई पास बन के मिल जाएगा, 1000 रुपये आपको देना पड़ेगा। उस समय से आधार कार्ड लिया और केवल आधार कार्ड लिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं लिया, 1000 रुपये लिए और जब तक मैं अपने कार्यालय पहुंचा हूं उसे ई पास मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दिया। लॉकडाउन के कारण लोग घरों में लंबे समय से कैद हैं। आज मुस्लिम समुदाय का अहम त्योहार ईद का त्योहार है, जो लोगों को घर में ही मनाना पड़ा। पिछले साल से लेकर अब तक किसी भी तरह का कोई भी कार्यक्रम हो या फिर कोई त्योहार हो, कोरोना ने सबकी खुशियों पर पानी फेर दिया है, जिसके चलते तमाम त्योहार व कार्यक्रम फीके हो गए हैं। मुस्लिम समुदाय के रोजे खत्म होने के बाद वीरवार रात चांद निकलने के बाद से ईद की शुरुआत हो गई। शुक्रवार को देश भर में ईद का त्योहार तो मनाया गया, लेकिन घरों में रहकर और रिश्तेदारों से दूर रहकर, और नमाज भी मस्जिद की जगह घरों पर ही अदा की गई। लोगों का कहना है कि जिंदा रहेंगे तो त्योहार मना लेंगे, लेकिन अभी सबसे ज्यादा जरूरी है जान बचाना। इसलिए कोरोना की बीमारी से बचने के लिए सभी नियमों का पालन करते हुए मुस्लिम समुदाय ने ईद का त्योहार घर पर ही मनाया। दिल्ली पुलिस के माध्यम से ये पहले बता दिया गया था कि दिल्ली के किसी भी मस्जिद में नमाज अदा नहीं की जाएगी, और वजह ये थी कि आप जानते हैं कि पूरे देश में महामारी का क्या हाल है, और खासकर 3-5-6 राज्य ऐसे जैसे हमारे, जिसमें हमारा दिल्ली भी है, यूपी है या बिहार है। तो इसको मद्देनजर देखते हुए सभी मुसलमान भाइयों ने हमारे आज
ईद की नमाज घर पे अदा की। क्योंकि जो बात होनी वो तो है नहीं, मगर ये अपने चलो ठीक है, जैसे भी प्रशासन ने जो हुक्म दिया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, सारे फॉलो कर रहे हैं कि प्रशासन खराब नहीं है, बीमारी है तो उसका तो ध्यान रखना पड़ेगा सबको। आज हम ईद बिल्कुल शांति से, बिल्कुल ऐसे भाईचारे के साथ मना रहे हैं कि अपने घरों में रह के सभी ने एकता का परिचय दिया, सभी ने घरों में नमाज पढ़ी। लॉकडाउन और कोरोना ने व्यापार पर भी ग्रहण लगा रखा है, जिसके कारण ईद के त्योहार पर जो बाजारों में रौनक देखी जाती थी और कपड़ों से लेकर बाकी जरूरी चीजों की बिक्री हुआ करती थी, तो पिछले साल की तरह इस बार भी खास असर व्यापार पर पड़ा है। इस पर गांधीनगर के दुकानदारों का ये कहना है कि एक टाइम था जब कपड़ों की त्योहार पर खूब बिक्री व खरीदारी हुआ करती थी, लेकिन लॉकडाउन के कारण व्यापार पर इस बार बड़ा असर पड़ा है। व्यापारियों ने कहा है कि जान है तो जहान है, इस बीमारी से बचने के लिए लॉकडाउन भी जरूरी है। अगर इस समय बाजार खुल जाते तो बीमारी का खतरा और भी बढ़ सकता था। व्यापारियों ने कहा है कि इन 2 सालों में नुकसान तो बहुत हुआ है, लेकिन लॉकडाउन भी बेहद जरूरी था। हमें ऐसा नाजुक आया है जिसके कारण सभी लोग बड़े परेशान हैं और डर भी है अंदर कि भाई कोरोना, शायद किसी को कोई खांसी भी होती है तब सोचता है बंदा कि ये कहीं मुझे दिक्कत तो नहीं है, इस चक्कर में। और व्यापार वाली बात करें तो व्यापार तो वाकई में ही ठप हुआ है, और व्यापार तो हम घर पे बैठे हैं तो व्यापार करेंगे क्या। ईद के टाइम पे हमारे मार्केट में खूब काम होता है, खूब जोरों शोरों से भीड़ होती है, लेकिन इस कोरोना की महामारी की वजह से ये लॉकडाउन लगाना पड़ा, संक्रमण ज़्यादा फैल रहा था, इस वजह से हमारे व्यापार में खूब बुरा असर पड़ा है। व्यापार बंद होने के कारण काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन कोरोना फैल इतना रहा है कि सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा और हमें इसका समर्थन करना चाहिए। व्यापार तो खैर बंद है ही और ईद का काम भी पिटा है, और अच्छा है कि ये सरकार ने निर्णय लिया कि लॉकडाउन लगाया और अपने घर में बैठे सुरक्षित बैठे। तो कोरोना महामारी चल रही है और सफाई कर्मचारियों का ये कहना है कि हमारे कर्मचारी की ड्यूटी कहाँ लगाई जानी है ये तो निगम के नेताओं और अधिकारियों को पता है, लेकिन इस महामारी से उनको जरूरत की क्या क्या चीजें देनी चाहिए ये कोई नहीं जानता। इस तरफ किसी की नजर तक नहीं है। उनका ये कहना है कि कर्मचारियों की ड्यूटी शमशान घाटों पर लगाई गई है, लेकिन निगम द्वारा कोई उपकरण उन्हें नहीं दिए गए हैं। कोरोना के चलते भी पीपीई किट, मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर जैसी जरूरी चीजें भी उनको मुहैया नहीं कराई गई हैं। वहीं उनकी ये मांग भी है कि 45 वर्ष से ऊपर के आयु के कर्मचारी अगर लॉकडाउन में किसी कारणवश ड्यूटी पर नहीं जा पाते तो उनकी एब्सेंट नहीं लगाई जाए। ना ग्लव्स है, ना पीपीआई किट है, क्योंकि हमारे कर्मचारियों की ड्यूटी शमशान घाटों में लगाई गई है, तो उनको भी किसी प्रकार के उपकरण नहीं दिए जा रहे हैं। पिछले कोरोना काल में पिछले वर्ष कम से कम ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर ये दिए जा रहे थे कर्मचारियों को, लेकिन इस बार तो प्रशासन ने आंख मूंद रखी है। और पहले जो एक आदेश निकला था कि 45 साल से वर्ष से ऊपर जो कर्मचारी हैं अगर लॉकडाउन में अपनी कार्य पर नहीं उपस्थित हो सकते हैं तो उनकी नागा नहीं की जाए, तो ये ऑर्डर निकला था। दूसरा, हमारे कच्चे कर्मचारियों को ज़्यादा दिक्कत आ रही है, जो एनसीआर में आते हैं उनके पास आई कार्ड है, न किसी प्रकार का उनके पास कोई इन्होंने कर्फ्यू पास बना के दिए हैं अभी तक, तो बड़ी दिक्कत आ रही है। भारत को स्वच्छ करने में, दिल्ली को साफ सुथरा रखने में सबसे अहम हिस्सा कोरोना महामारी में हमारे सफाई कर्मचारियों का है, और हर महामारी में कर्मचारी नए लगाए जाते हैं जब तक महामारी वो समाप्त नहीं होती। तो कोरोना और लॉकडाउन के दौर के चलते दिल्ली में हरी सब्जियों के दामों में भी तेजी से उछाल देखा जा सकता है। इसके साथ ही नारियल पानी के दाम भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब इनके दामों की बात करें तो हरे नारियल की कीमत 80 रुपए तक पहुंच गई है। अब से पहले की अगर बात की जाए तो ये नारियल 30 रुपए तक बिका करता था। जैसे ही इसकी डिमांड बढ़ी वैसे ही दाम भी बढ़ते गए। अगर बात करें सब्जियों की तो सब्जियों के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ये दाम आसमान छू रहे हैं। जहां एक तरफ मटर 130 रुपए के भाव से बिक रहा है तो वहीं तोरी 50 से 60 रुपए तक बिक रही है। लगभग सभी हरी सब्जियां महंगी हो गई हैं और इस कमर तोड़ महंगाई ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। लोग सब्जियां कम क्वांटिटी में खरीद रहे हैं।
50-60 के भाव चल रहा है। सब्जी हरा हरा वाला मतलब मटर वगैरह जो 100 मटर वो किने से समझिए ना 100 से 125 यही दाम में चल रहा है। तो ये ग्राहक का बहुत कम है कि इसीलिए ग्राहक निकलता है नहीं। आधा सब्जी समझिए खराब होता है, आधा सब्जी बिकता है। पहले बहुत जाता था, अभी अब समझिए कि सैकड़ा में बहुत दस आता है। ये डेंगू, जाड़ा बुखार के लिए, टाइफाइड वगैरह के लिए फ़ायदेमंद है। और आज के टाइम में नारियल पीछे से कम है और पूरा हिंदुस्तानी ही इससे जो बीमारी चल रही है उसके हिसाब से ये ज़्यादा ही गाँवों में भी कट्टे भर भर के जा रहे हैं। और वैसे भी गाड़ियाँ शहरों में लग रही हैं, गाड़ियाँ हर कहीं नारियल पानी मिल रहा है, इसलिए महंगा हो रहा है। ये नहीं महंगा नहीं होता। ये दावे किए जा रहे हैं कि मरीजों की संख्या कम हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ इस संख्या को भी देखते हुए बेड की संख्या बढ़ाते हुए नए कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसका पैसा तो व्यर्थ जा ही रहा है, लेकिन वहां पर मरीज जो हैं वो भी नहीं पहुंच रहे हैं। 500 बेड वाले कोविड सेंटरों पर लाखों रुपए खर्च करके सारी तैयारियां भी की गई, लेकिन वो सारी तैयारियां धरी की धरी रह गई हैं। जीटीबी अस्पताल के सामने रामलीला ग्राउंड में बने अस्थायी कोविड सेंटर का यही हाल है। वहां 20-22 मरीजों का इलाज किया जा रहा है। दरअसल ये कोविड सेंटर बनाने की योजना आज से 20 दिन तक पहले बनी हुई थी, जब दिल्ली में मरीजों को अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे थे। अब 20 दिनों में हालत में काफी सुधार देखा गया है। रामलीला ग्राउंड में बने कोविड सेंटर को जीटीबी अस्पताल से लिंक किया गया था और यहां सिर्फ उन्हीं मरीजों को लाया जाता है जिन्हें जीटीबी अस्पताल में जगह नहीं मिलती। अब आलम यह है कि जीटीबी अस्पताल में भी बेड खाली होने लगे हैं, तो इस कोविड सेंटर में मरीज भेजने की नौबत ही नहीं आ रही। नतीजा यह है कि ये कोविड सेंटर सूने पड़े हैं और इनमें बहुत कम मरीज दाखिल हुए हैं। वैसे यहाँ पर 100 बेड ऑक्सीजन वाले भी हैं, लेकिन अब बेड्स की भी जरूरत नहीं रह गई। मेरे पेशेंट है, फादर है मेरे एडमिट। क्या क्या हुआ? कोविड है उनको। तो कहाँ पे थे पहले हॉस्पिटल में? जीटीबी में थे इमरजेंसी में, फिर यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। कब शिफ्ट कराया गया? कल ही शिफ्ट करा उनको। तो अभी क्या बता रहे हो आप, किस लिए क्या उनसे मिलने आए हैं क्या? हाँ, वो सामान देने आए थे, उनको दे दिया। मिलने तो दे नहीं रहे, अपने पेशेंट से मिलने के लिए आए हुए थे यहाँ। तो क्या अभी बता रहे, क्या इन्फॉर्मेशन मिली आपको? इन्फॉर्मेशन ये अंदर जाने नहीं देते हैं, पेशेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्या ट्रीटमेंट दे रहे हैं, क्या चल रहा है। मॉर्निंग में हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम हुई थी बहुत ज़्यादा, हमने यहाँ पे पता करने की कोशिश करी पर कुछ बताया नहीं किसी ने भी क्या है क्या नहीं। पहले कहाँ पे थे आपके जो फादर हैं, वो कहाँ पर थे? घर पे ही थे, उनको 2 दिन पहले स्टार्टिंग हुई थी ऑक्सीजन की। अभी जा रहे हैं, एनओ जा रहा है अंदर पता करने के लिए। तो कब लाए थे? हम सुबह 10 बजे लेके आए थे। तो अभी क्या डिटेल आप पता कर रहे हो कि मेरे जो पेशेंट्स है वो ठीक है या कैसे? पेशेंट, हाँ ये पता नहीं मतलब क्या चल रहा है, क्या स्टेज है उनकी, उनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है नहीं है। और कितनी देर हो गई? 10 बजे से अब तक कुछ पता नहीं है हमें। दिल्ली में कोरोना की चौथी लहर में अस्पताल में किसी को भी बेड मिलना एक बड़ी उपलब्धि माना गया था। अस्पताल में बेड मुहैया हो पाना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। ऐसे में भी ये हैरानी की बात है कि रेलवे द्वारा जो बेड कोरोना मरीजों के लिए रेलवे कोच में बनाए गए, उनका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ। आनंद विहार में 8 रेलवे कोच में बेड बनाए गए, लेकिन जब दिल्ली में एक बेड के लिए मारामारी मची हुई थी, तब भी कोई कोरोना मरीज इन कोच में बने टेम्परेरी अस्पतालों में नहीं आया। इसकी वजह ये रही कि ना यहाँ पर ऑक्सीजन है और ना ही यहाँ पर आईसीयू बेड। गर्मी के कारण लोग यहाँ कुछ देर के लिए भी नहीं रुक पाते, इसलिए यहाँ आने की बजाय लोग घरों में ही आइसोलेट रहना बेहतर समझ रहे हैं। पूर्वी दिल्ली के विश्वास नगर में सरकारी स्कूल में कोविड मरीजों के लिए 200 बेड लगाए गए हैं। इस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी पर 19 कमरों में 200 बेड लगाए गए हैं। यहाँ हर एक कमरे में मात्र 8 बेड रखे गए हैं, जिससे मरीजों में आपसी संक्रमण का खतरा ना हो। यहाँ के इंचार्ज ने बताया है कि पहले से स्कूल को वैक्सीनेशन सेंटर बनाने के लिए अलॉट किया गया था, लेकिन मरीजों की संख्या बढ़ता देख और उचित संसाधनों की पूर्ति के लिए उन्हें निर्देश मिले, जिसके बाद यहां कोरोना मरीजों के लिए बेड की व्यवस्था की गई है, जिससे इलाके में किसी कोरोना पेशेंट को जरूरत पड़ने पर सही समय पर बेड देकर उनका इलाज किया जा सके।
एसडीएम साहब आए थे और पहले तो यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाने की बात थी कि जी यहाँ पर केवल इंजेक्शन लगाया जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर शाम को यहाँ ट्रक से फिर बेड आ गए। तो फिर मेरी बात हुई, मैंने एमएलए साहब ओम प्रकाश शर्मा जी से भी बात की, तो वो कहने लगे कि शायद हो सकता है कोविड सेंटर यहाँ बनाने वाले हों, लेकिन यहाँ 200 बेड की व्यवस्था की है। फिर प्रिंसिपल साहब और डिप्टी डायरेक्टर साहब से बात हुई, यहाँ 19 कमरों के अंदर हर कमरे में 8 बेड हैं, 200 बेड का इंतजाम यहाँ किया गया है और यहाँ बेड लगा दिए गए हैं और किसी भी समय यहाँ पर पेशेंट आने शुरू हो जाएंगे। मरीजों को देखते हुए जिस प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ की जाएगी, लेकिन अभी यहाँ बेड लगा दिए गए हैं। इसका ये संकेत मिल गया है कि कोई भी इमरजेंसी में यहाँ पर पेशेंटों को लाया जा सकता है। ये अभी 2-3 दिन पहले आदेश आया था कि आपके स्कूल में जो है 19 कमरों के हैं और ट्रक वगैरह आ गए थे बेड वगैरह लेके, तो हमें तो ऊपर से आदेश आया हमारे विभाग से, हम यहाँ पे आ गए, कमरे उन्होंने ले लिए हैं और अब ये कुछ कमरों में बेड डाल दिए हैं, कुछ अभी बाकी हैं, वो पढ़ रहे हैं, काम चल रहा है। तो फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।